अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इम्तहान की बहुत अच्छी तैयारी की होगी और उम्मीद के साथ ये दुआ भी करता हूँ कि आप तमाम ही इस चैनल को इस एग्ज़ाम को फ़ाइट करें, अच्छे नंबर हासिल करें और आप रीट क्लियर कर लें। और उसके बाद ये भी दुआ करता हूँ कि आप आने वाली रीट में, नेक्स्ट रीट में भी अच्छे नंबर हासिल करके सरकारी नौकरी आप पाएँ, ऐसी तमाम के लिए दुआ करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो आपको बहुत सारे सवाल अब तक मैं करा चुका हूँ, मॉडल पेपर के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बहुत सारे सवाल करा चुका हूँ, लेकिन राजस्थान के टोंक ज़िले ने एक पहल की है और एक मॉडल पेपर के रूप में आपको 30 सवाल आपको दिए हैं। ये 30 सवालों के बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन आए थे और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए इसरार किया था कि सर हमें इसका आंसर की बताई जाए। तो इस वीडियो में ख़ास ये रहने वाला है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी PDF डाल दूँगा और हर वीडियो में जो चीज़ ख़ास रहती है कि हर बार आपको आंसर बताए जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों ख़ासियत ये है कि इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ आंसर नीचे अलग से टाइप किए हैं ताकि आप मेरे बताने से पहले उसको देख पाएँ और आप इस वीडियो को जल्दी देख पाएँ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, मात्र 1 या 2 दिन आपके पास रह गए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपका वक्त ज़ाया नहीं हो और यही आंसर वाली कॉपी इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहरहाल बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं। चूँकि ये टोंक ज़िले की एक पहल है, एक मॉडल पेपर ग्रुप में आपके सामने पेश किया गया है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टफ़ और कैसे सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। आइए बारी बारी इन सवालों को पढ़ते हैं और देखते हैं इनका आंसर क्या हो सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, किताब उर्दू इमला के मुसन्निफ़ हैं ज्ञानचंद जैन, रशीद हुसैन खां, रशीद हसन खां, गोपीचंद नारंग या रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, साइड में लिख रखा है रशीद हसन खां। इसका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। सवाल नंबर 2, कौन से जुमले में रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है। रमूज़ औकाफ का एक स्पेशल पूरा वीडियो बनाया था और आपको हर रमूज़ औकाफ के लिए, ये रमूज़ औकाफ ना पढ़ के उसको क्या पढ़ेंगे, रमूज़ औकाफ पढ़ेंगे। आपको जितने भी वक्फ लिए जाते हैं, जितने भी विराम चंद होते हैं, जितने भी पंक्चुएशंस का इस्तेमाल होता है, सभी को डिटेल में आपको एक एक करके बयान करके समझाया था कि कौन सा वाला सही हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको A, B, C, D चारों में सेम जुमले दे रखे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है और सही जवाब कौन सा है दोस्तों, उसका D है। क्यों? क्योंकि जो बात कही जाती है, जो कथन कहा जाता है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, यानी उर्दू में से वावीन कहते हैं। और जब किसी का कॉल कहा जाता है तो कॉल के बाद और उसके कॉल से पहले जो बीच में मुनासिब जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, मुनासिब जो औकाफ लगाया जाता है, जो वक्फ़ा लगाया जाता है, वो होता है रब्त का। कौन सा होता है, रब्त का। यानी इस कॉल में और कॉल को कहने वाले में एक रब्त है। रब्त का मतलब होता है ताल्लुक़, एक संबंध है। उस संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध को बताने के लिए यहाँ पर रब्त का वक्फ़ा लगाया जाता है। तो सही जवाब कौन सा है दोस्तों, डी। कौन सा है, डी। सवाल नंबर 3, हुरूफ़ तरदीद में शामिल नहीं है। तरदीद बना है दोस्तों रद्द से। किससे बना है, रद्द से, जिसमें एक चीज़ को रखा जाता है, दूसरी चीज़ को रद्द किया जाता है, दूसरी बात को रद्द किया जाता है। कौन सा है हल्फ, सिवाय या खाह या चाहे। सही जवाब है दोस्तों उसका ए, सिवाय। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आप पहले देख सकते हैं। क्यों है ये भी देख लीजिए। या का इस्तेमाल कैसे होता है, किसी से बात कही जाती है, किसी से जुमला कहा जाता है, आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। कभी कहा जाता है आप ख्वाह ये सोच लीजिए या वो सोच लीजिए, चाहे आप ऐसा मान लीजिए चाहे वैसा मान लीजिए। तो चाहे का लफ्ज़ और ख्वाह का लफ्ज़ और या का जो लफ्ज़ है, ये हर्फ जो हैं ये हुरूफ़ तरदीद में शामिल नहीं होते। ये सभी हुरूफ़ तरदीद में शामिल होते हैं सिवाय एक के, और सिवाय कौन सा है, वो लफ्ज़ है सिवाय, जो कि ए है। सवाल नंबर 4, चलना सेहत के लिए मुफीद है। ये जुमला है, जुमला ख़बरिया, इंशाइया जुमला, फ़अलिया जुमला या इस्तदराकी जुमला। इसमें बहुत बच्चों के कन्फ्यूजन थे। ये इंशाइया और इस्तदराकी जुमला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जुमला है दोस्तों ख़बरिया। कौन सा है, ख़बरिया। चलना सेहत के लिए मुफीद है,
चलना सेहत के लिए मुफीद है, लाभदायक है। ये सिर्फ एक ख़बर है, क्या है, ख़बर है, और इसको ख़बरिया जुमले में शामिल किया जाएगा। फ़ैल या इंशाइया के चक्कर में ना पड़ें। जब ये मैंने आंसर की इसकी पूछी थी तो ज़्यादातर बच्चों ने पेपर भेजे थे और साथ में अपनी तरफ से आंसर की भी भेजी थी, सर हमें लगता है इसका आंसर ये होंगे, और मैंने ही उन बच्चों को कहा था कि आंसर की लिख कर भेजो। तो ज़्यादातर ने 30 में से 15 सवाल, 14 सवाल, 18 सवाल से ज़्यादा किसी के सही नहीं हो पाए थे। और हाँ, एक दो के तुक्के सवाल ऐसे हैं जिनमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है, मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ सवालों में मैं खुद भी कंफ्यूज रह चुका हूँ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। वो ज़मीर जो गैर यकीनी और गैर मुअय्यन शख्स और चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं ज़मीर गायब, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर शख्सी या ज़मीर तनकीर। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए आए सर मुअय्यन और गैर मुअय्यन शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ज़मीर शख्सी होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यकीनी और गैर यकीनी, जो गैर यकीनी और गैर मुअय्यन, गैर यकीनी के लिए लिखा जाता है कोई, क्या लिखा जाता है दोस्तों, कोई। ये कोई किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों का सही जवाब क्या होगा, तनकीर होगा। क्या होगा, तनकीर होगा, क्योंकि कोई जो लफ्ज़ होता है ये ज़मीर तनकीर में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 6। वो लफ्ज़ जो ना किसी दूसरे लफ्ज़ से बना हो और ना ही दूसरे अल्फाज उससे बनते हैं कहलाता है। इसमें ख़ास, इसमें मुसव्विर, इसमें जामिद या इसमें मुश्तक। पहला को बता दिया जाए कि इस हिसाब से इसम की कितनी किस्म होती है, इसमें जामिद, इसमें मसदर, ये मुसव्विर नहीं तो मसदर ही होगा शायद ये, ठीक है, वाव गलत हो गया होगा, इसमें मसदर और इसमें मुश्तक। जामिद वो लफ्ज़ होते हैं, वो इसम होते हैं जो ना तो खुद किसी से बनते हैं और ना उनसे दूसरा कोई लफ्ज़ बनता है। इसमें मसदर वो इसमें मसदर होते, वो इसम होते हैं जो खुद तो किसी से नहीं बने हैं लेकिन उनसे दूसरे इसम, इस्मा, उस्मा और अफ़वाल बनते हैं। इसमें मुश्तक वो होता है जो इसमें मसदर से बनने वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो इसमें मुश्तक कहलाते हैं, और जो खुद किसी से ना बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज़ बनता हो वो इसमें जामिद कहलाता है। सवाल नंबर 7। लफ्ज़ मुसव्विर गम इस्म है, क्या है, खिताब है, लक़ब है, कुन्नियत है या ज़ात है। इसमें ज़ात मतलब कह सकते हैं पूरा जातिवाचक, क्या कह सकते हैं, जातिवाचक। इसमें कैफियत कहते हैं भाववाचक को, खिताब कहते हैं सम्मान को, खिताब कहते हैं सम्मान को, जो बादशाह की तरफ से या सरकारी या राजकीय व्यवस्था की तरफ से, राजकीय हुकूमत की तरफ से जो सम्मान मिले करते हैं, जो एजाज़ मिला करते हैं उसे खिताब कहा करते हैं। और लक़ब यानी लोगों में जिस नाम से इंसान की पहचान होने लग जाती है, लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से दिया गया नाम क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। तो मुसव्विर गम क्या है दोस्तों, एक लक़ब है। अब मुसव्विर गम किसे कहा जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 8। उर्दू रस्मुल ख़त की सूतियात बुनियादी तौर पर किस पर मुनहसिर है, हिंद आरियाई, अरबी, फ़ारसी या तुर्की। तो ये तो आपको पता है, उर्दू क्या एक मखलूत ज़बान है, उर्दू क्या है, एक मखलूत ज़बान है, उर्दू एक मिली जुली ज़बान है, जो उर्दू ज़बान फ़ारसी, अरबी और हिंदी 3 ज़बानों से मिलकर बनी है। लेकिन उर्दू की लिखावट, उर्दू के लिखने का तरीका, सभी चीज़ें किससे ली गई है दोस्तों, ज़्यादातर फ़ारसी से ली गई है। किससे ली गई है, फ़ारसी से ली गई है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी, फ़ारसी। सवाल नंबर 9। हुरूफ़ क़मरी की मिसाल नहीं है, हुरूफ़ शमसी जिसमें अल लगने पर लाम क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, और हुरूफ़ क़मरी जिसमें अल लगने पर लाम को पढ़ा जाता है वो हुरूफ़ क़मरी कहलाता है। अब्दुल जब्बार, अब्दुल रशीद, अब्दुस्सलाम या सुल्तानुत तारिकीन। इसमें सही जवाब क्या है दोस्तों, ए इसका सही जवाब है, क्योंकि अब्दुल जब्बार में लाम पढ़ा जा रहा है। ये अब्दुल रशीद नहीं होता बल्कि होता है अब्दुल रशीद, और रे पर क्या लगा दिया जाता है, तशदीद लगा दी जाती है। अब्दुल सलाम नहीं पढ़कर क्या पढ़ा जाता है, अब्दुल सलाम पढ़ा जाता है। और सुल्तानुल तारिकीन नहीं पढ़कर क्या पढ़ा जाता है, सुल्तानुत तारिकीन पढ़ा जाता है। इस लिहाज से रा, सीन और ता जो है लफ्ज़ ये क्या कहलाते हैं, हुरूफ़ शमसी कहलाते हैं, और बा जो है हुरूफ़ क़मरी की मिसाल में उसके ज़िमन में आता है। सवाल नंबर 10। हामिद बीमार है, इसमें कौन सा फ़ैल है, हामिद बीमार है, इसमें कौन सा फ़ैल है। फ़ैल लाजिम नहीं होगा, फ़ैल लाजिम के लिए शर्त है इसमें एक फ़ैल और एक फ़ाइल का होना ज़रूरी है, एक फ़ैल एक फ़ाइल का होना ज़रूरी है। यहाँ पर हामिद फ़ाइल तो है लेकिन फ़ैल यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी काम कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा है मुज़ारे, मुज़ारे क्यों नहीं है, मुज़ारे का मतलब है कि जुमला ऐसा हो जिसमें एक साथ 2 काल
यानी दो ज़माने पाए जाएं जिसमें वर्तमान की भी और भविष्य की भी, यानी कि हाल की भी और मुस्तकबिल की दोनों बातें की जाए, वो मुजारे कहलाता है। फ़ैल मुतादी किस लिए क्यों नहीं है? फ़ैल मुतादी के लिए फ़ैल फ़ाइल के साथ मफ़ूल का भी होना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों ये जुमला क्या है? फ़ैल नाक़िस है। फ़ैल नाक़िस को मैंने आम तरीका बताया था, वो बात जो ना किसी के समझ में आए, वो बात जो ना किसी के समझ में आए वो क्या कहलाती है? फ़ैल नाक़िस कहलाती है। हामिद बीमार है, ये अधूरा जुमला है, इससे बात मुकम्मल नहीं होती। और अमुकम्मल बात को, नामुकम्मल बात को क्या कहा जाएगा? फ़ैल नाक़िस कहा जाएगा। सवाल नंबर 11, तदरीस का वो कौन सा तरीका है जिसमें मुअल्लिम अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे के ऊपर दूसरों को सौंप देता है? मुअल्लिम अपना काम किस पर सौंप देता है? दूसरों पर सौंप देता है। वो कौन सा तरीका है? तहकीकी तरीका, बयानिया तरीका, बराह रास्त तरीका या तरीका तफवीज़? तरीका है दोस्तों तरीका तफवीज़। कौन सा है? तरीका तफवीज़ इसका सही जवाब है। बराह रास्त तरीका क्यों नहीं है? बराह रास्त में क्या होता है? एक टीचर एक ज़बान को पढ़ाने के लिए दूसरी ज़बान की मदद लेता है। बराह रास्त का मतलब होता है कि एक ज़बान पढ़ाने के लिए दूसरी किसी ज़बान की मदद नहीं लेता है। इससे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें डायरेक्ट एक ही ज़बान को उसी ज़बान से पढ़ा दिया जाता है, ये काम टीचर खुद करता है। दूसरा है बयानिया तरीका यानी व्याख्यान का तरीका। इसमें भी टीचर पूरा लेक्चर दिया करता है, जो कि इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें भी टीचर अपना काम खुद करता है और बच्चों पर कोई लोड नहीं होता है। तीसरा होता है तहकीकी तरीका। इसमें भी टीचर क्या होता है? एक रहनुमा का काम करता है, बच्चों को खोजबीन करने के लिए काम दिया जाता है। ये साइंस पढ़ाने का तरीका हुआ करता है। तरीका तफवीज़ में क्या होता है? टीचर अपना काम किस पर छोड़ देता है? दूसरों पर छोड़ देता है, उनके ज़िम्मे उसको सौंप दिया करता है और बाद में उनकी रहनुमाई करता है। सवाल नंबर 12, कैफियत तहसीब में शामिल नहीं है। तहसीब बना है दोस्तों हिसाब से, तहसीब बना है हिसाब से। कैफियत का मतलब है भाव या जज्बात कह सकते हैं आप। तो तहसीब कैफियत तहसीब में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? दर्जाबंदी शामिल नहीं है, साख्ती फहरिस्त शामिल नहीं है, मुशाहिदाती कार्ड रिकॉर्ड शामिल नहीं है, या तजुर्बाती इम्तिहान ये शामिल नहीं है। इस सवाल को लेकर मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए इसका सही जवाब मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, मुशाहिदाती कार्ड। इसका नहीं, मुशाहिदाती नहीं, इसका सही जवाब होगा दोस्तों दर्जाबंदी। क्या होगा? दर्जाबंदी। क्या होगा? दर्जाबंदी। अगर किसी को बेहतर जवाब पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। सूतियात के तहत ज़बान की आवाज़ों को कितने शुकों में तकसीम किया गया है? आपको सिर्फ ये पढ़ना है। सूतियात, सूतियात कहा जाता है दोस्तों ज़बान को, सूतियात कहा जाता है के तहत ज़बान की आवाज़ों को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 38, 36, 10 या 2? तो किसी ने 38 बताए थे, किसी ने 36 बता दिए, किसी ने कहा सर 4 ऑप्शन गलत हैं, 37 होते हैं। अरे भाई वो 37 क्या होते हैं? वो 37 होते हैं हर्फ। क्या होते हैं? हर्फ, जिसे हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। यहाँ पर पूछा जाता है ज़बान को कितने हिस्सों में बांटा गया है? दोस्तों 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। और उसी को उर्दू में क्या करते हैं? मुसव्वते और मुसम्मते, यानी हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सवाल नंबर 14, किसी ज़बान की छोटी से छोटी तकल्लुमी आवाज़ को कहते हैं? मुसव्वता, फ़ोनेम, मुसम्मता या मुसव्वता और मुसम्मता? किसी भी ज़बान की, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। उसको उर्दू में कहते हैं दोस्तों हर्फ। क्या कहते हैं? हर्फ। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हर्फ होती है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी बामानी इकाई कौन सी है, तो क्या जवाब दोगे? सबसे छोटी बामानी इकाई होती है लफ्ज़। अगर पूछा जाए किसी भी ज़बान की सबसे छोटी मुकम्मल इकाई क्या होती है, तो आप जवाब देंगे जुमला। क्या होता है? जुमला। यहाँ से पूछा जा रहा है सबसे छोटी आवाज़ कौन सी हो सकती है? मुसव्वता होती है या मुसम्मता होती है? दोस्तों वो होती है वर्ण, यानी हर्फ होती है। हर्फों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मुसव्वता और मुसम्मता में। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, मुसव्वता और मुसम्मता दोनों ही हर्फ की किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है, दोनों अलग अलग नहीं है। मुसव्वते से भी छोटा मुसम्मता होता है, ऐसा मत समझ लेना कि अक्षर छोटे होते हैं, मात्राएं उनसे भी छोटी, ऐसा नहीं होता। वो दोनों ही बराबर ज़िमन में आते हैं। सवाल नंबर 15, तालवी मुसम्मता नहीं है। जीम, चा, खा या शीन?
जीम और चा से आप समझ जाएंगे ये तालवी है, यानी तालू से बोले जाने वाले हर्फ हैं। लेकिन खा और शीन में कंफ्यूज हैं, क्योंकि शीन में तालू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिल्कुल शीन में तालू का इस्तेमाल हो रहा है, खा में नहीं हो रहा है। खा किससे निकाला जाता है? खा कंठ से निकाला जाता है। खा किससे? कंठ से निकाला जाता है, जिसे उर्दू में कहते हैं हलक। क्या कहते हैं? हलक। खा जो है हलक से बोला जाता है। खा है, बड़ा काफ है, ये हलक से बोलने जाने वाले हर्फ हैं। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16, सालाना मंसूबा सबक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बताइए, सालाना मंसूबा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? यौमी मंसूबा सबक की, इकाई मंसूबा की, तातीलात की, या तालीमी कैलेंडर की? तो दोस्तों ज़रूरत पड़ती है तालीमी कैलेंडर की, जिसको बोला जाता है वार्षिक पंचांग। क्या बोला जाता है? वार्षिक पंचांग। पूरा ईयरली प्लान होता है उसके अंदर। उसकी ज़रूरत पड़ती है कि पूरे साल में कितनी छुट्टियां आने वाली है, कब इम्तिहान होने वाले हैं, जो कि सब उसमें अंकित होते हैं, लिखे हुए होते हैं। यौमी मंसूबा सबक यानी डेली। यौम का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिन। क्या होता है? दिन। डेली प्लान जो होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले इंसान सालाना मंसूबा बनाएगा, उसके बाद ही तो इकाई मंसूबा में डिवाइड होगा। इकाई मंसूबा ही तो यौमी मंसूबा में डिवाइड होगा। तो पहले क्या बनता है? सालाना मंसूबा बनता है, उससे इकाई मंसूबा बनता है, इकाई मंसूबा से यौमी मंसूबा बनता है। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर बचता है तातीलात और तालीमी कैलेंडर। तातीलात का मतलब होता है दोस्तों छुट्टी। क्या होती है? छुट्टी का दिन। छुट्टी के दिन को क्या बोलते हैं? तातीलात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तातीलात। सिर्फ तातीलात से सालाना मंसूबा बन जाएगा? नहीं, बल्कि किससे बनेगा? तालीमी कैलेंडर की हेल्प लेनी होगी कि कब कब कौन कौन सी छुट्टियां आने वाली हैं, कब कब बच्चों के एग्ज़ाम करवाने हैं, किस टाइम में क्या क्रियाएं करवानी हैं, वो सभी चीज़ें वार्षिक पंचांग में लिखी हुई होती हैं। सवाल नंबर 17, हर्बर्ट के पंच मंसूबा में शामिल नहीं है इयादा, तमहीद, मुवाजना या इस्तख्सार? तो दोस्तों तमहीद जो होती है वो तो आता है पहला पॉइंट। मुवाजना भी इसी में शामिल होता है। इयादा, अब इस्तख्सार जो है नहीं होता है, सबसे आखिरी होता है इयादा। क्या होता है? इयादा। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, मंदरजा झेल में से गलत जुमला है। क्या है? गलत जुमला है। पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा है। पहला है, मुसलसल तायुन क़द्र सिर्फ कमरा जमात से ताल्लुक़ रखता है। मुसलसल तायुन क़द्र, मुसलसल यानी सतत, तायुन क़द्र यानी मूल्यांकन, सिर्फ यानी मात्र, कमरा जमात यानी कक्षा, ताल्लुक़ यानी संबंध। इनका कहना ये है मुसलसल तायुन क़द्र यानी सतत मूल्यांकन मात्र कक्षा कक्ष तक ही सीमित होता है, यानी कक्षा कक्ष से ही संबंधित होता है। क्या ये बात सही है? आगे देखिए। दूसरा है, जामे तायुन क़द्र में मुतअल्लिमाना और हम मुतअल्लिमाना दोनों तरह की सरगर्मियों की जांच की जाती है। इसका मतलब है जामे तायुन क़द्र यानी व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों ही प्रकार की गतिविधियों की जांच की जाती है। क्या ये जुमला सही है? तीसरा देखिए, मुसलसल तायुन क़द्र से मुराद तलबा की पूरी तालीमी साल की हिम्मत जहत तरक्की की पाबंदी से जांच करना है। मुसलसल तायुन क़द्र यानी सतत मूल्यांकन से मुराद ये है, ये कहा गया है कि इससे तलबा की यानी छात्र की तालीमी साल यानी पूरे वार्षिक सत्र की हिम्मत जहती की पाबंदी से उसके वार्षिक सत्र की पूरी जांच करने का, पाबंदी से उसकी जांच की जाती है। क्या ये जुमला सही है? आखिरी है, जामे तायुन क़द्र के तहत शख्सियत के तमाम पहलुओं की नशोनुमा की रफ्तार और कैफियत को के जांच दायरे में रखा जाता है। जामे तायुन क़द्र यानी व्यापक मूल्यांकन के तहत शख्सियत के तमाम पहलू यानी व्यक्तित्व की समस्त नशोनुमा यानी व्यक्तित्व के समस्त विकास की और उसके कैफियत, उसके भाव की जांच के दायरे में रखा जाता है, के जेल में रखा जाता है। क्या ये जुमला सही है? तो दोस्तों सतत मूल्यांकन की दो बातें हैं और व्यापक मूल्यांकन की दो बातें हैं, और मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, उनमें ये चारों ही जुमले ऑलमोस्ट सही लगे हैं मुझे, इसलिए मैंने इसका कोई भी आंसर आपको नहीं दिया है। आप में से अगर किसी को पता हो कि मेरा डाउट है कि इसमें ए वाला जुमला जो है वो क्या है? गलत है। ए वाला क्या है? गलत है।
ऐसा मैंने इसमें पाया है। अगर आपको लगता हो ये जुमला सही है या दूसरा कोई गलत है, अगर आप कंफर्मेशन से बता सकते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हाँ गलत नहीं बताएंगे ताकि आपका भविष्य ख़राब नहीं हो, ठीक है। मुझे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट ने कहा था, सर आपने एक सवाल का जवाब गलत बता दिया, क्योंकि रात को 2 बजे बैठ कर जब आपके लिए वीडियो तैयार किए जाते हैं तो उस वक्त कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उस जोन में नहीं आ पाता हूँ और उतना परफेक्टली उस चीज़ को एकदम कंटिन्यूसली नहीं बता पाता हूँ। तो हाँ, भूल चूक हो सकती है, इंसान है, इंसानों से भूल चूक होना लाजमी है। अगला सवाल देखिए, वो शहर जिसके दोनों मिसरे अपना अपना अलग मतलब रखते हैं उसे कहते हैं दोस्तों दुलख्त। क्या कहते हैं? दुलख्त, दो लख्त कहते हैं। फ़र्द का मतलब होता है अकेला। दो गज़ला का मतलब होता है वो गज़ल जिसके हर शेर में रदीफ़ काफ़िया सेम होता है, रदीफ़ काफ़िया सेम होता है, वो दो गज़ला कहलाता है। और बैतुल गज़ल यानी पूरी गज़ल में जो सबसे ख़ास शेर होता है, पूरी गज़ल का जो सबसे ख़ास शेर होता है, जो गज़ल की जान होता है, जिसके पीछे पूरी गज़ल फेल हो जाती है, बस वो अकेला शेर ही पूरी गज़ल को उड़ा ले जाता है, वो कहलाता है बैतुल गज़ल। यानी गज़ल का सबसे शानदार शेर क्या कहलाता है? बैतुल गज़ल कहलाता है। चारों बातों को आपको क्या रखना है? याद रखना है। सही जवाब है बी, दुलख्त। सवाल नंबर 20, कौन से तरीके में मादरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती? मादरी ज़बान यानी मातृभाषा। हालांकि आपको पेपर में तो उर्दू में ही दिया जाएगा, इंग्लिश मैंने लिखी है ताकि आप इसे समझ सकें, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बराह रास्त तरीका, ज़ू लिसानी तरीका या तर्जुमे का तरीका या एक और दो, दोनों? तो दोस्तों वो तरीका है बराह रास्त तरीका। कौन सा तरीका दोस्तों? बराह रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड। क्यों? बराह रास्त तरीका एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जिस ज़बान को पढ़ाया जा रहा है उस ज़बान को उसी ज़बान के तहत ही पढ़ाया जाता है, किसी भी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। इसलिए बराह रास्त तरीके में किसी दूसरी ज़बान का सरोकार नहीं होता, इसलिए यही ऐसा तरीका है जिसमें मादरी ज़बान का भी इस्तेमाल नहीं होता। ज़ू लिसानी तरीका यानी वो तरीका जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड नहीं बल्कि बाइलिंगुअल मेथड, जिसमें एक ज़बान को सिखाने के लिए दूसरी ज़बान को उसके पैरेलल चलाया जाता है। यानी अगर आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं तो हिंदी भाषा को उसके साथ साथ लिखा जाता है, और ये तरीका क्या कहलाता है? ज़ू लिसानी तरीका कहलाता है। इसमें भी अगर मान लो आप हिंदी भाषा अच्छी नहीं जानते हैं तो आपको वो भाषा उसमें साथ लिखी जाएगी जो कि आपकी मातृभाषा है, जिससे आप उस चीज़ों को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें, समझ सकें। अगला है तर्जुमे का तरीका यानी ट्रांसलेशन मेथड। यानी एक ज़बान पढ़ाने के लिए जब आपको ज़बान अच्छी तरह नहीं आती है, जब आपको ज़बान आती ही नहीं है तो आपको क्या करेंगे? उस ज़बान को ट्रांसलेट कर करके बताएंगे, उस ज़बान की हर चीज़ को क्या करेंगे? ट्रांसलेट करके बताएंगे। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इंग्लिश की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो क्या किया जाता है? उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जाता है। तो इसी तरह क्या होता है? ज़ू लिसान तर्जुमाकारी का तरीका का मतलब ये होता है एक ज़बान को दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट करना या तर्जुमा करके पढ़ाना। और तर्जुमा कौन सी ज़बान की जाती है? जो ज़बान आप अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, यानी आपकी मादरी ज़बान भी हो सकती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बराह रास्त तरीका होगा, डायरेक्ट मेथड, जिसमें किसी भी दूसरी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। सवाल नंबर 21, कौन से लफ्ज़ में एराब का गलत इस्तेमाल हुआ है? मौयूब, जश्न, मुआशरा या मुत्तहिदा? सही जवाब है दोस्तों ए, क्योंकि असल लफ्ज़ क्या है? असल लफ्ज़ ये है, देखिए ये है दोस्तों मीम ज़बर, ऐन पे लगी जज्म, या पे भी मान लीजिए पेश लगा है और बा पे बा क्या है? साकिन है। ये है मायूब। क्या है? मायूब। और यहाँ लिखा है मोयूब। क्या लिखा है? मोयूब। मायूब किसे कहते हैं? कमी को कहते हैं, दोष को कहते हैं मायूब। सवाल नंबर 22, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आपको सवाल से इतना ही दिया गया है, ये मैंने खुद ने लिखा है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। खलकत का मतलब दुनिया, खिलकत का मतलब वफ़ात, मौज़ा का मतलब शहर, तराविश का मतलब रवानी। बताइए सही कौन सा है? तो सही है दोस्तों, सही है पहले वाला ए क्या है? सही जवाब है, क्योंकि खलकत का मतलब दुनिया, दुनिया का मतलब मखलूक, और लोग इसका सही मतलब होता है खलकत का। खिलकत का मतलब होता है पैदाइश, वफ़ात नहीं होता। मौज़ा का मतलब होता है गांव, या गांव के बाद होता है ज़िला, शहर भी नहीं होता। तराविश का मतलब होता है रिसना। क्या होता है? रिसना, रवानी।
नहीं होता। सही जवाब क्या है दोस्तों? ए। क्या है? ए। सवाल नंबर 23। देखिए, इस सवाल को लिखने के साथ मैंने पूरा एक बॉक्स अलग से बनाया है ताकि आप इसको ढंग से समझा सकूं मैं क्या बात है। पहले सवाल देखिए, सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी पिन्हा हो गई। सब कहाँ यानी सब की सब कहाँ पे, कुछ लाला गुल में, कुछ गुल में, कुछ कली में, कुछ फूल में नुमाया हो गई, स्पष्ट हो गई, प्रकट हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी, मिट्टी में कैसी सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। पिन्हा मतलब छुपी होंगी। बताइए इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? मुबालगा, हुस्न तालील, इस्तिआरा या तशबीहा। या तशबीहा। तो दोस्तों तशबीहा नहीं है। तशबीहा कहते हैं जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबहत दी जाए, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से समानता दी जाए तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? तशबीहा। एक होता है मुबालगा, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बात को बड़ा चढ़ा कर कहना कि कभी अक्ल माने तो जहन तस्लीम ना करे, या कभी अक्ल माने तो दिल तस्लीम ना करे, कभी दिल माने तो अक्ल तस्लीम ना करे, और कभी प्रैक्टिकली ऐसा होता है लेकिन इंसान मानता नहीं है। उन चीज़ों को मुबालगा कहा जाता है, जो बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है। अगला सवाल बताएंगे इसके बारे में। हुस्न तालील का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की अच्छी इल्लत बयान करना, किसी चीज़ की अच्छी इल्लत बयान करना, यानी काम हकीकत में हो रहा है, काम का होना लाजमी है, लेकिन वजह कुछ और बताना जो बेहतर हो, अच्छी वजह हो, वो कहलाता है हुस्न तालील यानी इल्लत बयान करना। एक होता है इस्तिआरा, यानी किसी चीज़ को अच्छी के तौर पे बताना नहीं बल्कि उस चीज़ को वही ठहरा देना, क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आई तो आप समझ लीजिए क्या है हुस्न तालील। क्या है हुस्न तालील का मतलब है, मान लीजिए पेड़ है, पेड़ की टहनी है, टहनी पे फल लगा है और टहनी फल के बोझ से झुकी हुई है, टहनी फल के बोझ से झुकी हुई है। शायर अगर ये कहता है कि टहनी खुदा की इबादत में झुकी है, तो देखो टहनी का झुकना तो लाजमी है, लेकिन शायर का ये कहना कि खुदा की इबादत में झुकी है, ये बात क्या है? एक अच्छी इल्लत बयान कर रही है। इस बात की अच्छी वजह बताई जा रही है जो कि हकीकत में वजह नहीं है। टहनी का झुकना लाजमी क्यों है? क्योंकि उस पर वजन हो गया है, लेकिन शायर उस चीज़ को अच्छी बताता है। एक होता है इस्तिआरा, यानी मान लीजिए आप कहेंगे कि अली शेर की तरह बहादुर है, अली शेर की तरह बहादुर है, तो ये चीज़ तो कहलाएगी तशबीहा कि अली को किसकी तरह बताया? शेर की तरह बहादुर बताया। लेकिन अगर कहा अली तो शेर है, अली तो शेर है, अली को खुद शेर बता दिया, तो ये कहलाएगा इस्तिआरा, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। यहाँ पर आप लोगों ने शेर तो पढ़ लिया कि सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी पिन्हा हो गई। अब आपको इसका मतलब पता नहीं होगा तो मैंने अलग से बॉक्स लिखा है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसे बाद में देख सकते हैं। यह मैं आपके लिए जूम कर देता हूं। चलो, नहीं हो रहा है, चलिए। ये लिखा है दोस्तों, ख्याल ये है कि फूल हसीनों की खाक से पैदा होते हैं, गोया जैसा हसीन होता है वैसा ही खूबसूरत फूल होगा। अब शायर लाला गुल को देखकर अफसोस के लहजे में कहता है कि खुदा जाने कितने और कैसे कैसे हसीन खाक में मिलकर खाक हो गए होंगे, जिनमें से चंद एक ये हसीनाओं की सूरतें लाला गुल की शक्ल में ज़ाहिर हो गई हैं, मगर बाकी हसीनों का क्या कैसा पता है। शायर क्या कहना चाह रहा है कि फूल की जो खूबसूरती है, क्यों है फूल की खूबसूरती क्यों है? क्योंकि हसीन लोग क्या है ज़मीन में दफन है, इसलिए फूल क्या है खूबसूरत हैं, जबकि फूल का खूबसूरत होना लाजमी है। फूल की बनावट फूल की रचना खुदा ने इस तरह की है कि फूल देखने में खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन शायर क्या कहता है कि फूल खूबसूरत क्यों है? क्योंकि इस फूल के नीचे कोई हसीन इंसान दबा है, कोई हसीन इंसान में दफन है, इसलिए उसकी शक्ल और सूरत उन फूलों में नज़र आती है खूबसूरती के साथ। और ना जाने कितने हसीन लोग हैं जो ना जाने कहाँ कहाँ पर खाक में खाक हो गए, यानी मिट्टी में दफन हो गए। तो यहाँ पर फूल का अच्छा होना, फूल का खूबसूरत होना लाजमी है, लेकिन अच्छी वजह क्या बताई जा रही है कि मान लीजिए हसीन इंसान दफन है, उनकी सूरतें, उनकी शक्लें इसमें नज़र आती हैं। सवाल नंबर 24, मुबालगा से मुतालिक कौन सा जुमला दुरुस्त है? मुबालगा कहते हैं दोस्तों किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर कहना, और मुबालगा के 3 पहलू होते हैं। एक होता है तबलीग, एक होता है गुलू, एक होता है इगराक। एक होता है तबलीग, एक होता है गुलू, एक होता है इगराक। 3 इसके तरीके होते हैं। अब आपको पता लगाना है चारों में कौन सा जुमला है जो बिल्कुल सही निशानदही करता है।
पहला है मुबालगा में शायर असल सबब के बजाय कोई दूसरा सबब बयान करता है। असल सबब क्या होता है वो बयान नहीं करता, दूसरा सबब बयान करता, बड़ा चढ़ा के कह देता बात को बहुत ज़्यादा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात क्या है? सही है। तबलीग वो मुबालगा है जो अक्ल और आदत दोनों के करीब ना हो। आपसे पूछा गया है कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी एक तो क्या है दुरुस्त है और बाकी 3 क्या होंगे? गलत होंगे। मुबालगा में शायर असल सबब के बजाय दूसरा सबब बयान करता है। दूसरा बयान करता तो है लेकिन इस तरह नहीं करता। दूसरा सबब बयान करने का काम होता है हुस्न सनअते तालील में, सनअते तालील में होता है, हुस्न तालील में होता है कि वजह पूरी दूसरी ही बता दी जाती है। इसका मतलब ये तबलीग के लिए जुमला ये मुनासिब नहीं है। दूसरा है तबलीग वो मुबालगा है जो अक्ल और आदत दोनों के करीब हो। ये भी क्या है? करीब ना हो। ये भी क्या है? गलत है, उल्टा लिखा है। तबलीग वो मुबालगा है जो अक्ल और आदत दोनों के करीब हो, जिसको अक्ल भी मान लेती है और आदत भी उसको गवारा कर लेती है। सही ये होता है। गुलू वो मुबालगा है जो अक्ल और आदत दोनों के एतबार से मुमकिन हो। ये चीज़ क्या है? गलत है। गुलू वो मुबालगा है जो अक्ल और आदत दोनों के एतबार से क्या हो? नामुमकिन हो। इग़राक़ वो मुबालगा है जिसको अक्ल तस्लीम करती है लेकिन आदतन ऐसा नहीं होता है। और ये जुमला क्या है दोस्तों? सही है। इग़राक़ में यही होता है, अक्ल तो तस्लीम करती है, अक्ल तो बात को मान लेती है लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? इग़राक़ कहते हैं। ये इसका सही जुमला है। सवाल आपसे एक पूछा गया है, जवाब आपको इसमें 3 दिए गए हैं। आप तीनों सेंटेंस को ढंग से पढ़ें और तीनों से कोई भी सवाल आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तबलीग कौन सा होता है? वो जो अक्ल और आदत दोनों के करीब होती है, अक्ल भी मान लेती है और आदत भी मान लेती है। गुलू वो होता है जो अक्ल और आदत दोनों के एतबार से मुमकिन हो। इसका मतलब मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो। गुलू का मतलब होता है गोल गोल चीज़ें, ना उसको अक्ल मानती है नहीं आदत मानती है। और इग़राक़ का मतलब होता है कि अक्ल तो मानती है लेकिन आदतन ऐसा होता नहीं है। सवाल नंबर 25, इस शेर में मुबालगे की कौन सी किस्म है? आगे सवाल आता हूँ। शेर क्या है? तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। ये क्या है? तबलीग है, इग़राक़ है, गुलू है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही में क्या है? ये इग़राक़ है। क्या है? इग़राक़ है। मान लीजिए तुम जियो 1000 साल, क्या 1000 साल होते नहीं हैं? बिल्कुल 1000 साल होते तो हैं लेकिन आदतन ऐसा होता नहीं कि कोई इंसान 1000 साल जिए। 1000 साल होते तो हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, 1000 साल हो सकते हैं। हज़ारों सालों से दुनिया चलती आ रही है और हज़ारों साल दुनिया चलेगी, लेकिन कोई इंसान हज़ारों साल जिएगा ये चीज़ मुमकिन नहीं है, आदतन ऐसा होता नहीं है। इसलिए किसके ज़िम्मन में आएगा? इग़राक़ के ज़िम्मन में आएगा। सवाल नंबर 26, सूती तरीके से मुताल्लिक़ कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है? सूती तरीका पढ़ाने का तरीका है तो इसमें कौन सी बात है जो सही नहीं है और बाकी सब बातें सही है? आपको सब बातें सही ढूंढनी है, नई वाली बात को छोड़ देना है। ये कदीम तरीका है। बिल्कुल सूती तरीका क्या है? कदीम तरीका है, सही बात है। ये ऊंची आवाज़ में पढ़ाने का तरीका है, ये बात भी सही है। चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर से पढ़ाने का, साफ आवाज़ में पढ़ाने का तरीका है, ये बात भी सही है। बेकायदा अल्फाज सूती तरीके के तहत पढ़ाए जा सकते हैं, ये बात क्या है दोस्तों? गलत है। बेकायदा अल्फाज को सूती तरीके में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये तरीका उर्दू ज़बान सिखाने के लिए ज़्यादा मुफीद नहीं है। बिल्कुल उर्दू सिखाने के लिए मुफीद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए आपने बच्चों लिखा है, ये एक लफ्ज़ आपने बच्चों लिखाया, बताओ क्या लिखा है? ख्वाब। मान लीजिए आपने बच्चों को ये लिखाया है, क्या पढ़ेंगे इसे? आप बच्चे को पहले पढ़ना सिखाएंगे। सूती तरीका का मतलब क्या है? जो पढ़ना सिखाते हैं वही लिखना सिखा देते हैं। बच्चा पढ़ेगा ख्वाहिश, क्या पढ़ेगा? ख्वाहिश। लेकिन ख्वाहिश का क्या है? एक कायदा है। यहाँ क्या लिखी बात? बेकायदा अल्फाज को। ये ख्वाहिश का एक कायदा है कि ख्वाहिश ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ख्वाहिश में खे के बाद वाव भी आएगा। और सूती तरीके में जो चीज़ जैसे पढ़ी जाती है वैसे ही लिख दी जाती है। इसका मतलब ख्वाहिश उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ नहीं है उर्दू पढ़ाने के लिए। जब साइलेंट वर्ड्स आते हैं, अब बच्चे को आप लिखाओगे अब्दुल सत्तार, अब्दुल सत्तार लिखाओगे आप,
ठीक है। आप बच्चों को लिखाओगे अब्दुल रशीद तो बच्चा अब्दुल रशीद लिख देगा, लाम नहीं लिखेगा, इसलिए ये उर्दू पढ़ाने के लिए मुफीद नहीं है। और बेकायदा अल्फाज सूती तरीके के तहत पढ़ाए जा सकते हैं, नहीं, इसमें पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। सही जवाब क्या है दोस्तों? सी। सवाल नंबर 27, ज़मीर मौसूला जिस इसम के लिए इस्तेमाल होता है उस इसम को कहते हैं मरजा, सकीला, मौकूफ़ या मुब्तदा। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहते हैं मरजा। क्या कहते हैं? मरजा। इसको मरजा मत पढ़ देना, ठीक है, ये है मरजा, ठीक है। मरजा ऐसा होता है, मरजा, आगे जाके मरजा, वो मरजा नहीं है, ये है मरजा, जहाँ पर ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? ज़मीर मौसूला। और ज़मीर मौसूला कहाँ इस्तेमाल होता है? जिन जुमलों में सिला पाया जाता है, जिन जुमलों में सिला पाया जाता है। जैसे ज़मीर मौसूला कौन सा होता है? जो। क्या होते हैं? जो, जिसको, यानी जो किताब तुम कल से ढूंढ रहे थे वो मुझे मिल गई है। तो किताब क्या है? किताब क्या है? ज़मीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किताब एक इस्म है और इस्म के बाद एक ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। उस ज़मीर की जगह क्या इस्तेमाल कर लिया जाएगा? जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? जो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। सवाल नंबर 28, सबक की तदरीस की आखिरी मंजिल या इक़दाम है। सबक जब पढ़ाया जाता है तो सबसे आखिर में क्या करवाया जाता है? इयादा कराया जाता है, तमहीद कराया जाता है, तामीम कराया जाता है या इंतबाक कराया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब क्या है इसका? सबक के सबसे आखिर में क्या कराया जाता है? इयादा कराया जाता है, दोहरान कराया जाता है सबसे आखिर में। हालांकि हर्बर्ट के अकॉर्डिंग सबसे आखिरी जो होता है तामीम होता है, तामीम के बाद इंतबाक होता है। तो इसलिए देखा जाए तो इंतबाक ही सबसे लास्ट होता है, लेकिन आपको काफ़ी सारे गाइड्स में इंतबाक के बाद आपको क्या मिल जाएगा? इयादा मिल जाएगा, दोहरान मिल जाएगा। सवाल नंबर 29, यूनिट के मंसूबे में ज़ोर दिया जाता है गठन पर, पेशकश पर, गठन और पेशकश पर या इयादा पर। देखो इयादा तो नहीं होगा, गठन, पेशकश और गठन ये चारों कंप्लीट हो गए। अब आपको बताना है गठन का मतलब होता है दोस्तों तामीर बंदी। यूनिट का जब मंसूबा बनाया जाता है, इकाई योजना जब बनाई जाती है तो किसकी ज़रूरत होती है? गठन की या पेशकश की? तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या है? गठन और पेशकश दोनों। तामीर बंदी का भी ध्यान रखा जाता है और पेशकश का भी ख्याल रखा जाता है। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30, कुछ असबाक या यूनिट की तदरीस मुकम्मल होने के बाद बच्चों की इक्तिसाबी तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए की जाने वाली जांच को कहते हैं तकमीली जांच, तश्कीली जांच, तशख़ीसी जांच या इयादा। इयादा तो नहीं होगा। इयादा कब होता है? जब एक चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है तो इयादा कर लिया जाता है। तकमीली जांच नहीं होगा क्योंकि पूरा निसाब जब कंप्लीट होता है, पूरा सिलेबस जो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसको तकमीली जांच कहते हैं, यानी मुकम्मल जांच को कहते हैं। अब बचता है तशख़ीसी जांच, तश्कीली जांच यानी रचनात्मक जांच, और एक होता है तशख़ीसी जांच यानी शख्स के लिए जांच। तो बताइए कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, तश्कीली जांच। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। एक बार फिर आप सभी को रीट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप तमाम ही को ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, अच्छे नंबर आप हासिल करेंगे और रीट आप क्लियर कर पाएंगे। आप तमाम ही इसके लिए मैं फिर दुआ करता हूँ कि आप तमाम ही एग्ज़ाम को अच्छी तरह क्रैक करें। आप तमाम ही मेरे हक़ में ज़्यादा नहीं तो एक दुआ ज़रूर कर दीजिएगा कि आपके लिए जो मेहनतें मैंने की है अल्लाह ताला उस मेहनत को कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली रीड के लिए बहुत सारे अच्छे कंटेंट्स के साथ, बहुत अच्छे सारे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।